और सबसे पहले शुरुआत बिहार से कर लेते हैं। किस तरह से सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। पुल घोटाला, बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिर गया है। मोतिहारी में बनने के अगले ही दिन, पहले पुल बना फिर बनने के अगले ही दिन पुल गिर गया। 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था और फिर उसके बाद गिर गया। लगभग 40 फीट का पुल बन रहा था। अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बन रहा था ये पुल। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि खराब मटेरियल की वजह से ये पुल गिर गया। तीसरी घटना है बिहार में ये। मोतिहारी में बनने के अगले ही दिन देखिए पुल बन रहा था जिसका हिस्सा गिर गया और 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था। इतने ज्यादा लागत के बाद भी मटेरियल जो था वो घटिया क्वालिटी का था और इसी वजह से पुल गिर गया। अमवा चैनपुर सड़क पर यह पुल बन रहा था और देखिए कैसे ये पूरा हिस्सा गिर गया है पुल का, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले अररिया से भी घटना सामने आई बिहार के, जहां पुल गिर गया। तेज बहाव में पानी का जो कटान हुआ, मिट्टी का कटान हुआ, उसके बाद पुल गिर गया था। अररिया से तस्वीरें आई, इसके बाद मोतिहारी से आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं पिछले एक हफ्ते में कैसे पुल गिरे हैं बिहार में। 18 जून अररिया बकरर नदी पर बना था ये पुल जो गिर गया। 22 जून को सीवान गंडक नहर पर ये पुल बना था, वो गिर गया। और अब 23 जून मोतिहारी ढलाई के अगले दिन पुल गिर गया है। यानी पुल बन रहा था, ये अभी बनने की स्टेज में था, लेकिन ढलाई के अगले दिन ही पुल ही गिर गया। तो किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं। रूपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, मोतिहारी की जो घटना हुई है इसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले एक सप्ताह में ये तीसरा पुल है और पिछले 1.5 साल में ये 10वां पुल है जो कि ध्वस्त हुआ है, या तो निर्माणाधीन है या फिर हाल ही में उसका निर्माण हुआ है। एक सीवान को छोड़ दें तो सभी पुल हाल फिलहाल के बने हुए हैं। सीवान का पुल जो कल गिरा वो एक पुराना था, लेकिन इस पुल की अगर बात करें तो ये रात में ही ढलाई हुई है। 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। बिहार सरकार की अपनी एजेंसी बना रही थी, हालांकि ठेकेदार और इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां बताया है कि रात में ही इसकी ढलाई हुई थी और जो गुणवत्ता है, चाहे वो जो ईंट गारे का निर्माण होता है उसमें जो सरिया डाला जाता है, वो सब गुणवत्ता उसकी बहुत स्तरहीन रही है। लिहाजा रात में ढलाई होती है और सुबह होने से पहले ही वो ढलाई जो है वो गिर जाती है। 40 फुट का ये पुल है और ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घोड़ा साहा अमवा से जो चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क है उस सड़क को यही पुल जोड़ता है। वरना लगभग 5 पंचायत की आबादी इस पुल के बनने से या पुल के ध्वस्त हो जाने से प्रभावित। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, अभी तक वहाँ ना तो ठेकेदार हैं ना फिर इंजीनियर हैं। जाहिर सी बात है, बराए दस्तूर कुछ इंजीनियर की पहचान की जाएगी, कुछ को निलंबित कर दिया जाएगा, कुछ के ऊपर जांच बिठा दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, पिछले 1.5 साल में ये 10वां पुल है और पिछले 8 दिनों में ये तीसरा पुल है। एक आप देखिए अररिया में निर्माणाधीन पुल किस तरीके से, और वो भी स्थिति तब है जब 8 दिन में ये तीसरी बड़ी घटना हो रही है जो कि सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है पुलों के निर्माण के लिए। 18 की तस्वीर आप 18 जून की तस्वीर, 22 जून की तस्वीर और 23 जून की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और घटना बिहार की ही है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। सिटी डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। तो पुलिस के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उनके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पटना में अपराधियों का बोलबाला है, तांडव इस तरह से। एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी है पुलिस के पास, लेकिन उसके बाद भी अब तक अपराधियों तक पहुंचा नहीं जा सका है। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके की घटना है और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया जो जानकारी मिल रही, लेकिन एक दिन दहाड़े सरेआम प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले में अब सुराग की तलाश कर रही है। सीसीटीवी है, देखिए 2 लोग आते हैं और कैसे हत्या करके फरार हो जाते हैं। 2 बदमाश आते हैं, सड़क पर
टहलता हुआ दिख रहा है ये प्रॉपर्टी डीलर और उसके बाद इसकी सरेआम हत्या की गई। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चिमनबाग चौराहे में मोनू कल्याण की हत्या हुई है और पड़ोस के रहने वाले पीयूष अर्जुन पर यह आरोप लगा है। आरोपियों ने मोनू के सीने पर गोली मारी। पकड़ने की कोशिश कर रहे युवक पर भी फायरिंग की गई। देर रात मोनू कल्याणे जो युवा मोर्चे के पदाधिकारी थे उनके साथ में 2 लोगों के द्वारा ऐसी हरकत की गई है जिसमें से गन शॉट से उनकी मृत्यु हुई है और आरोपी लगभग क्लियर हो चुके हैं और उनकी पतासली की टीम रवाना है हमारी। कितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? 2 लोगों के नाम सामने आए हुए हैं और वो अर्जुन और एक अन्य व्यक्ति है, तो उन दोनों के लिए तलाश जारी है। तो पुलिस को आपने सुना इस घटना को लेकर। और मोनू कल्याण की हत्या के आरोपियों के घर पर हमला हुआ है। समर्थकों ने आरोपियों के घर पर आग लगाई है। पीयूष और अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की गई है। जिन आरोपियों ने गोली चलाई उनके घर पर ये तोड़फोड़ की गई है। समर्थकों ने, जो कि बीजेपी नेता के समर्थक रहे, उनके समर्थकों ने पीयूष और अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की है, यानी आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की गई है। शुभम हमारे साथ, शुभम गुप्ता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, इस मामले में क्या सुराग मिल पाया है बदमाशों का, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या की गई है और फिर समर्थकों ने, बीजेपी नेता के समर्थकों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की है? देखिए, बिल्कुल मामला लगातार बड़ा होते जा रहा है क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के साथ, आकाश विजयवर्गीय के साथ उसकी काफी करीबी है। लगातार उठना बैठना रहा है और उसके साथ कहीं ना कहीं वो काम भी करते हैं। जो विवाद हुआ है वो पुराना विवाद था। आज मोनू कल्याण जो अपने साथी के साथ, चूंकि एक भगवा यात्रा निकलने वाली है, उसी को लेकर बैनर पोस्टर लगा रहे थे और यहाँ पर जो पीयूष और अर्जुन है जिन पर आरोप है कि उसने हत्या की है, सीसीटीवी या अन्य चीजों में भी पुलिस उस बात की जानकारी दे रही है। तो विवाद पुराना था। भगवा यात्रा के दौरान ये बैनर पोस्टर लगाने के दौरान आते हैं और दोनों ही गोली मार देते हैं, क्योंकि इतनी नजदीक से गोली मारी गई है कि अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सका और बीच में ही मोनू कल्याण ने दम तोड़ दिया। तो फिलहाल मामले को एक तरफ से पुलिस ने, आरोपियों को तो पकड़े ही जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपियों के घर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। फिलहाल सरकार खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी, धन्यवाद शुभम आपका जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी नेता की किस तरह से हत्या की गई, ये मामला शुभम बता रहे थे। एक और बड़ी खबर, मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बिल्डिंग की 4थी मंजिल से एक महिला कूद गई। महिला गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पारिवारिक कलह वजह बताई जा रही है, इससे तंग आकर कूदने का शक है। महिला कूदी है 4थी मंजिल से। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें हिला देने वाली है। 4थी मंजिल से एक महिला कूद जाती है और फिर अचानक देखते ही देखते चीख पुकार मच जाती। गनीमत रही, ये महिला बच गई है, इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है महिला के कूदने की वजह। भयानक तस्वीरें हैं, हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई ठाणे से, जहां पर एक महिला बिल्डिंग से कूदती हुई नजर आ रही है, 4थी मंजिल से छलांग लगाती हुई नजर आ रही है और फिर चीख पुकार मच गई। और मुंबई से एक और बड़ी खबर, मुंबई में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। कांदिवली के पोईसर में कार एक्सीडेंट का वीडियो आया है। लर्नर ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया था एक्सीलेटर। महिला और 16 साल के लड़के को टक्कर मारी थी। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई है। कार चला रहे शख्स और कार मालिक इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा होता है। एक कार ने किस तरह एक महिला को टक्कर मारी। 21 जून की ये घटना, कांदिवली मुंबई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पोईसर इलाका है, कार एक्सीडेंट का ये वीडियो आया है, सीसीटीवी वीडियो। लर्नर ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया और जो सामने महिला खड़ी थी उसे रौंद दिया। महिला और 16 साल के एक लड़के को भी टक्कर मारी गई है। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई है। कार जो शख्स चला रहा था, कार मालिक गिरफ्तार कर लिया गया।
और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा का। बड़ी खबर ये कि सुकमा से नक्सलियों पर बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों से नकली नोट छापने की मशीन जब्त कर ली गई है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये मशीन जब्त हुई है। 50, 100, 200 और 500 के नकली नोट के सैंपल्स मिले हैं। यहाँ पर नकली नोट के कारोबार का ये खुलासा हुआ है। कोराजगुड़ा के जंगलों से नोट छापने की मशीनें मिली हैं। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सुराले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशंस लॉन्च किया गया और वहां से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक के जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफ़ी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। जी हाँ, लाखों छात्र इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल है उनके भविष्य को लेकर। जो एनटीए है उस पर ट्रस्ट अब मुश्किल हो रहा है। नीट में गड़बड़ी में परत दर परत रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज। और अब इस मामले में सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। आखिर ग्रेस मार्क क्यों दिए गए? क्या ग्रेस मार्क गड़बड़ी ढकने का मुखौटा भरे? इन सवालों के बीच घिरे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी हटा दिए गए हैं। देखिए, बड़ी बात है, बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी। एक्शन में सरकार है। ग्रेस मार्क पर सवाल है क्योंकि 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो रही है, वो भी आज हो रही है। पेपर लीक का खुलासा, सीबीआई की जांच तेज हो गई है। ईओयू का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो नीट की गड़बड़ी है तो दूसरी तरफ एक्शन में सरकार है। घेरे में एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो एक्शन में सरकार है। डीजी हटाए गए हैं, कमेटी को गठित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया था और अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में जांच तेज कर दी गई है। हजारीबाग के आपको बता दें ओएसएस स्कूल पहुंची है बिहार की पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है और ओएसएस स्कूल से पेपर लीक का शक भी जताया जा रहा है। तो देखिए, ओएसएस स्कूल अचानक से पहुंची और इस स्कूल पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, बिहार से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पहुंचकर बिहार पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। और एक और बड़ी खबर इस मामले में, पटना नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू कर रही है विचार। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए टेस्ट होगा। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक होने का शक भी जताया जा रहा है। तो एक तरफ तो हजारीबाग के एक स्कूल में पहुंची और फिर दूसरी तरफ आरोपियों का ब्रेन मैपिंग कराने की संभावना है, क्योंकि बताया जा रहा है, ये शक है कि पेपर लीक हजारीबाग से ही हुआ है। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक हुआ है, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है? रूपेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रूपेश, और क्या जानकारी मिल रही है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सॉल्वर गैंग जुड़ा हुआ था और यहीं से पेपर लीक हुआ? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर झारखंड से ही आया था और तफ्तीश में आगे पूछताछ में जो देवघर से जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उसमें हजारीबाग का जिक्र आया। हजारीबाग के इस परीक्षा केंद्र में 5 परीक्षा केंद्र हजारीबाग में बनाए गए थे और इन 5 परीक्षा केंद्र से पूछताछ हुई। उसमें से एक जो ओएसएस स्कूल है उसके परीक्षा केंद्र तक 5 सदस्यीय टीम जो बिहार से गई है एसआईटी की, उसने वहां के प्रिंसिपल से, केंद्राधीक्षक से, अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की है कि वो जो डिजिटल लॉक है आखिर वो कैसे खुला था। वहां की जो महिला प्रिंसिपल है उन्होंने एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम को बताया है कि उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को जानकारी दी कि किस तरीके से डिजिटल लॉक जो है वो प्रश्न पत्र का वो खोला
जा रहा है। लेकिन पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं कि हजारीबाग के इसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था और वो पेपर संजीव मुखिया के पास पहुंचा था। संजीव मुखिया ने वो प्रश्न पत्र अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा था और रॉकी ने वो प्रश्न पत्र एक डॉक्टर को भेजा था रांची में, जो 10 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम थी सोल्वर गैंग से जुड़ा हुआ, उन्होंने उस प्रश्न पत्र को हल किया था। हल करने के बाद वापस रॉकी के पास आया था और रॉकी ने चिंटू पिंटू को भेजा था, जहां से प्रिंट लेकर के और छात्रों को, जो परीक्षार्थी जिनको पटना के सेफ हाउस में रखा गया था, उनको प्रश्न पत्र और उसके आंसर रटने को दिए गए थे। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं, अभी तक ये दो चीजें सामने आ रही हैं कि या तो हजारीबाग के इसी सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है या फिर रांची से हजारीबाग आने के क्रम में ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक हुआ है। तो जो 5 सदस्यीय टीम झारखंड गई है वो हजारीबाग के बाद अब रांची जा रही है। ट्रांसपोर्टर का भी पता लगाया जा रहा है। रूपेश, एक और जानकारी, ये बार बार कहा जा रहा है आरोपी तो गिरफ्त में हैं और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, लेकिन नार्को ब्रेन मैपिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या पूछताछ में सहयोग नहीं हो रहा है अपराधियों की तरफ से? देखिए, पूछताछ में चाहे वो छात्र हों या फिर सोल्वर गैंग के जो शिक्षा माफिया हैं, वो जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ हुई है, उन्हें बहुत कुछ स्वीकारोक्ति हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन एक कड़ी नहीं जुड़ पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ था। क्या उसमें एनटीए की भी कोई भूमिका है या फिर सेंटर की भूमिका है? प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस बात के तमाम सबूत भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे अहम जो सवाल है और सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ है? क्या हजारीबाग के उस सेंटर से हुआ है? तो किन लोगों ने कराया? क्या सिर्फ संजीव मुखिया ही है या फिर इसमें जो बड़ी मछलियों, जिन घड़ियाल की बात हो रही है, उनका नाम सामने आया और पूरी कड़ी जुड़ जाए। नजर बना के रखिए रूपेश, मैं आपको रोक रही हूँ। और रूपेश ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि कड़ी नहीं मिल पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ, और इसी लिंक का पता कराने के लिए नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कराया जा सकता है अपराधियों का। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी आरोपियों को। एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से भी सीबीआई संपर्क करेगी जांच को लेकर, और राज्यों में सीबीआई की ब्रांच जांच में जुटी हुई है। जो ब्रांच है सीबीआई की, वो राज्यों के स्तर तक जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ये मामला भी सीबीआई को जा चुका है। सीबीआई कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में जो जांच एजेंसियां, जो लोकल यूनिट काम कर रहा है, उनसे भी जानकारी लेगी, और जो सीबीआई की ब्रांचेस हैं, लोकल ब्रांचेस हैं, वो जांच को आगे बढ़ाएंगी। तो नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में सीबीआई टीम जांच में जुटी हुई है और राज्यों की टीम को इनपुट जुटाने को भी कहा गया है कि कहां-कहां से इनपुट आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए। बहुत जल्द सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी सीबीआई की ओर से। जो ब्रांचेस हैं वो काम कर रही हैं। एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से भी संपर्क साधा जा सकता है, जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, नीट परीक्षा कराने वाले अफसरों से भी संपर्क कराया जा सकता है। तो यह कड़ी ढूंढने की कोशिश हो रही है, सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और नीट पेपर लीक की सीबीआई को सौंप दी गई है जांच। कुछ और बड़ी डिटेल्स आपको बता दें, क्या पता चलेगा? पहली बड़ी बात, 67 छात्रों ने कैसे टॉप किया, सबको एक जैसे नंबर, टॉप मार्क्स कैसे आए। और दूसरी बड़ी बात, ग्रेस मार्क्स के पीछे क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या ये ग्रेस मार्क्स ये केवल मुखौटा है या इसके पीछे समंदर भरा हुआ है अपराध से जुड़ा हुआ? तीसरी बड़ी बात जो पता चलेगा सीबीआई जांच में, छात्र अनुराग यादव के आरोपों का सच उसने कबूल तो कर लिया, लेकिन उसने जो आरोप लगाए वो क्या है, क्या सच्चाई है उसमें? चौथी बड़ी बात, सॉल्वर गैंग तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचा, कैसे पहली बार पहुंचा, और मामले में एनटीए का क्या रोल रहा, क्या कोई रोल है भी एनटीए का, इससे क्या कड़ी जुड़ती है, ये तमाम जांच का विषय है जो सीबीआई आगे बढ़ाएगी। और इस बीच कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी जानकारी के साथ। कुमार, कड़ी दर कड़ी सीबीआई तो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जो बने हुए हैं कि पेपर कहां से लीक हुआ, सबसे पहले कहां से लीक हुआ, एनटीए की भी भूमिका कितनी है, तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है सीबीआई के लिए। देखिए, पूरे मामले में अगर हम एक तरीके से बोले तो एनटीए की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। शायद यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि एनटीए को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और एनटीए जो है हम पूरे मामले को जांच के दायरे में रखे हुए हैं, पहली बात।
दूसरी बात की अगर बात करें तो जो सीबीआई की जांच है वो जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें गुजरात, बिहार, तमाम तरह के स्टेट शामिल हैं जहां से कि इस तरह के पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। तीसरी बात है कि एमएचए के साइबर सेल ने भी जो इनपुट दिया है उस इनपुट को भी सीबीआई को खंगालना है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर बात करनी है, जिन चीज़ों पर तफ्तीश करनी है, और उन सब के बीच जो है सीबीआई को ये पता करना है कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। वक्त बहुत कम है निधि, यह मानना पड़ेगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, तो मुझे लगता है कि 8 जुलाई से पहले सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट देना चाहती है जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। निधि, बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार ने डिटेल में जानकारी दी कि इस वक्त सवाल क्या है। इंटैक्ट बने हुए सीबीआई के सामने, और सीबीआई बहुत कम वक्त में ये कोशिश करेगी कि इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो पाए। एक बड़ी खबर और है, नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आ गया है। नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। कई घंटे की पूछताछ के बाद शिक्षकों को छोड़ा गया, इन टीचर्स को छोड़ दिया गया है। लातूर के जिला परिषद स्कूल में ये शिक्षक पढ़ाते थे, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। प्राइवेट कोचिंग भी चलाते हैं संजय जाधव और जलील पठान। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ भी इनसे की जा सकती है। और एक और बड़ी खबर इस मामले में, नीट अंडर ग्रेजुएट के 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से 5:20 तक परीक्षाएं होंगी। ग्रेस मार्क्स जिनको मिले हैं उन बच्चों की दोबारा परीक्षा हो रही है। सुबह 11:30 बजे परीक्षा सेंटर पर छात्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और दोपहर 1:30 बजे तक छात्रों की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद फिर परीक्षाएं शुरू होंगी। नीट अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षाएं, आपको बता दें कुछ डिटेल में जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कितने छात्रों की परीक्षा हो रही है ये आपके लिए जानना जरूरी है, तो इसमें परीक्षा का समय भी आपको बता दें, और नतीजे भी जो आएंगे वो 30 जून तक आएंगे। 1563 छात्रों की परीक्षा हो रही है। दोपहर 2 बजे से 5:20 पर यह समय है परीक्षा का, जब छात्र परीक्षा में बैठेंगे, और बहुत कड़ा पहरा है। नतीजे जो आएंगे इन परीक्षाओं के, जो आज हो रहे हैं, वो 30 जून को आएंगे। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। कितने शहरों में परीक्षाएं हो रही हैं? 6 शहरों में परीक्षाएं हो रही हैं, और जो निगरानी है वो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी बाकायदा खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। अभिजीत इन परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि छात्र जुटना शुरू हो गए। अभिजीत, कितने सेंटर्स हैं, क्या छात्र हैं, ये सब बता रहे हैं आप दर्शकों को, लेकिन अभी क्या जानकारी, कितना सुरक्षा पहरा इस वक्त बढ़ा है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त है जब नीट पेपर लीक मामला सामने आया, कई खुलासे सामने आ चुके हैं और फिर परीक्षाएं हो रही हैं इस बीच। जी निधि, इस वक्त मैं हरियाणा के झज्जर में मौजूद हूं, जहां पर 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्रीय विद्यालय और एक डीएवी स्कूल पुलिस लाइंस में है, जहां पर अब बच्चों का आने की भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं सामने, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कुछ अभिभावक और कुछ परीक्षार्थी भी आपको सामने दिखाई देंगे। उसके ठीक सामने आपको एक बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। तो आज कड़े पहरे के अंदर ये परीक्षा जो है वो री एग्जाम, जिसको आप कह सकते हैं री एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर डीसी खुद दौरा करने पहुंचे थे, एसडीएम भी पहुंचे थे, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी की यहाँ पर बाकायदा लगातार ड्यूटी लगाई गई है उनकी निगरानी के अंदर, ताकि कोई बाहरी हस्तक्षेप इस परीक्षा में ना हो सके, ये इंश्योर करने की कोशिश यहाँ का प्रशासन भी कर रहा है। और उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो एनटीए के अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब जो दोबारा ये 1563 बच्चों के लिए परीक्षा हो रही है, उसमें से 500 से ज़्यादा बच्चों की परीक्षा आज हरियाणा के झज्जर में है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के झज्जर में ही ग्रेस मार्क्स का जो मुद्दा था वो यहाँ पर उठा था, और यहाँ पर 2 ऐसे छात्र थे जिनको टोटल 720 नंबर यानी कि 100% मार्क्स आ गए थे, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनको 718 और 19 मार्क्स भी आए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ पेरेंट्स से भी बात की, बच्चों से भी बातचीत की, और उनका यही कहना है कि दोबारा परीक्षा देना उनके लिए एक परेशानी का सबब है, लेकिन जो मेहनत करके तैयारी कर रहे थे उनका कहना है कि एक दूसरे अवसर की तरह भी वो इसको देखते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी मांग है कि या तो पूरे राज्य के परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाती, 15
1563 की संख्या उन्हें समझ में नहीं आ रही है, ये ज़्यादा फेयर प्ले उनको नहीं मानते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो पिछले बार की तुलना में इस बार जो है वो ज़्यादा सुरक्षित जगह पर रखे गए हैं। धारा 144 जो है वो 200 मीटर के अंदर में लागू कर दी गई है और परीक्षार्थियों को भी छोड़ने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो 200 मीटर की दूरी तक ही आ सकते हैं, उसके आगे परीक्षार्थियों को यहाँ से खुद ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो है वो एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इस बार जो पेरेंट्स हैं वो भी लगातार, आप देख सकते हैं कि ये परीक्षार्थियों के पेरेंट्स हैं जो आपको सामने यहाँ पर दिखाई देंगे, वो लगातार परीक्षा केंद्रों पर ही डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो पिछली बार उनको परेशानी हुई वो खुद चाहते हैं कि जब तक परीक्षा खत्म ना हो वो यहाँ पर ही रुके रहें और इस बात को, इस व्यवस्था को देखें कि परीक्षा ठीक तरीके से हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप इसमें ना होने पाए। तो प्रशासन भी इस बार चुस्त है और तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी जो है वो अब की बार इस परीक्षा में जो दोबारा कराई जा रही है 1563 बड़ी बात, बड़ा आउटबर्स्ट की बता रहे हैं अभिजीत की झज्जर जो है हरियाणा का वो एपिसेंटर था, क्योंकि वहीं पर ही कुछ छात्रों को फुल मार्क्स मिल गए थे, 720 में से 720, और इसीलिए ये मामला उजागर हुआ कि ऐसे कैसे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसी वजह से अब बहुत एहतियात बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुमार भी लगातार बने हुए हैं। कुमार, सेंटर्स को लेकर एहतियात तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छात्रों के पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि अगर जिनके ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना पड़े। कुमार हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। अभिजीत, मैं आप ही से सवाल ये ले रही हूँ कि छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि री एग्जाम देना जरूरी था 1563 छात्रों की तरफ से। जी बिल्कुल, जो यूजीसी नीट है उसमें छात्र जो है वो साल भर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए, और इसलिए भी छात्रों के सामने ये दूसरा विकल्प नहीं था। उनके सामने एक विकल्प ये जरूर दिया गया था कि आप अगर अपने ग्रेस मार्क्स को सेक्रीफाइस करते हैं तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा कि आपके ग्रेस मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने दोबारा परीक्षा देने को ही एक विकल्प के तौर पर चुना, और जो छात्रों से भी हम बातचीत कर रहे थे उनका यही कहना था कि ये दोबारा परीक्षा देने के लिए जो उनको समय सीमा जो मिली है, एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज करने की बात होती है। पेरेंट्स का कहना है कि जब बच्चे एक बार तैयारी करके परीक्षा देते हैं और उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं तो वो एक अलग फेज हो जाता है, और उसके बाद जब इस तरह की कंट्रोवर्सी आई और बच्चों को ये पता चला कि अब दोबारा परीक्षा देनी है जो कि 23 जून को होगी, तो उन्हें 8 से 9 दिन का समय केवल मिला। उनका कहना है कि 8 से 9 दिन में एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत होती है, चाहे पहले आपने कितनी भी तैयारी की हो, और ये एक बच्चों के लिए मुश्किल का काम हो गया कि इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में किस तरीके से रिवाइज करें। बहुत महत्वपूर्ण सूचना झज्जर से दे रहे हैं, हरियाणा के झज्जर से कुमार कुंदन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल हुए हैं क्योंकि छात्रों को भरोसा भी कम हुआ, पर जो अभिजीत जानकारी दे रहे हैं कि 1563 छात्रों के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें री एग्जाम देना था क्योंकि उनके मार्क्स पर ही सवाल उठे थे। देखिए, अब जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उस ग्रेस मार्क्स को देने को लेकर कई तरह के सवाल थे। निधि, जिस नियम का हवाला दिया गया था कि इस नियम के आधार पर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, जबकि ये नीट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन था। पहली बात। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स देने के बाद टॉपरों की संख्या और तमाम तरह की चीज़ों में कई सारी अनियमितता पाई गई, इस बात का दावा किया जा रहा था। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। शायद यही वजह है कि जो कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर, उस कमेटी ने इस बात का रिकमेंडेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जितने बच्चे, जिन लोगों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया या फिर कह सकते हैं कि देर से शुरू हुई एग्जामिनेशन जिसका खामियाजा उनको भुगता गया था और उसके बदले हमने ग्रेस मार्क्स से उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोताही है तो उनका हम दोबारा परीक्षा करवा लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज जो है दोबारा परीक्षा हो रही है, पहली बात। लेकिन अब रही जहाँ तक छात्रों की बात और पेरेंट्स की बात, तो उनकी परेशानी लाजमी है। ये बात सही है कि एक बार जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, दोबारा उसी एग्ज़ाम को देना एक मानसिक तरीके से परेशानी तो है ही है, लेकिन सरकार के पास कोई इसका और विकल्प नहीं है। तीसरी एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, संभव है आज शाम तक फिर से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो जितने भी कदम उठाए गए हैं उसको लेकर कुछ नई जानकारी दें, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि सुबोध कुमार को कल रात से जिस तरीके से हटाया गया है, उसके बाद नए डीजी एनटीए ने पदभार संभाला है, तो उसके बाद की क्या बदली हुई परिस्थिति बनती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच सरकार अपना आप जानकारियां दे रहे हैं, बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि डीजी को बदल दिया गया है और कई जगह पर जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है। अभिजीत, आपका भी धन्यवाद। कुमार, आपका भी धन्यवाद। एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सरकार एक्शन में है। एनटीए के डीजी को बदल दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, और सरकार
सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि मामले में सरकार ने अब तक एक्शन या कार्रवाई क्या क्या ली है, कार्रवाई क्या क्या की है। आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री से जब हमने बातचीत की थी, TV9 ने बातचीत की थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। NTA के DG को हटाया गया है, नया DG बना दिया गया है। तो ये एक्शन हुआ है, ये कार्रवाई हुई है। अब दूसरी बड़ी बात, पेपर लीक का सच सामने आएगा, ये भी कहा गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जब हमने इंटरव्यू लिया था। तो फिर उसके बाद किया क्या गया, 7 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी को गठित कर दिया गया। तीसरी बड़ी बात, छात्रों से अन्याय नहीं होने देंगे, इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ये भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। तो नीट नेट UGC की CBI जांच के आदेश दिए गए। अब CBI इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो वादा भी सुनाते हैं जो उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में किया था। सबसे पहला प्रश्न जो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, कब तक होगा। 2 बात देखिए, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा देश की इस सारे परीक्षा में जुड़े हुए विद्यार्थियों को, हम प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, हम प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, हम प्रतिबद्ध है मेधावी विद्यार्थियों की कोई भी उनके ऊपर आंच ना आए, ये हमारे लिए हम लोग कमिटेड है। तो क्या NTA को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, 2 अलग अलग विषय NTA को लेके। अभी ये घटनाक्रम में NTA की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। NTA के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा, यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। तो शिक्षा मंत्री को आपने सुना। एक और बड़ी खबर, नीट को लेकर राजकोट में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। दोबारा नीट एग्जाम न कराने की मांग हो रही है। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। तो कई छात्र अब तक अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और कई छात्रों का कहना है कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए। कईयों की मांग है कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत उन्होंने की, और जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, तख्तियां हाथ में है, नो री नीट एग्जाम। क्या कुछ कहना है छात्रों का, आपको सुनवाते हैं। इन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है। तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए। जिन लोगों ने ऑनेस्टी से एग्जाम दिया है उनको तो चैन से जीने दो। एक ही डिमांड है, नो नीट। ये मेहनत करके आए हैं, तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ। हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। There should be no reneat because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. We want justice. There should be no reneat. चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला दिल्ली का है। दिल्ली जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन आतिशी ने वीडियो मैसेज भी जारी किया है। एक बार फिर हरियाणा के हथनीकुंड में पानी भरा हुआ है। आतिशी ने आरोप लगाया हरियाणा सरकार रिलीज नहीं कर रही है पानी, और हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली के हक के पानी पर हरियाणा सरकार ने ताला लगा दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जानबूझकर कर रही है। दिल्ली को पानी मिलने तक अनशन जारी रहेगा मेरा, ये भी कहना है आतिशी का। हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बराज गए जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है
उस गेट को बंद किया गया है, तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। और आतिशी के धरने की 3 दिन की 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, तस्वीर देख रही है। 21 जून पहला दिन था अनशन का, आतिशी के मंत्री अनशन पर बैठ गई। और 22 जून की तस्वीर जब दूसरा दिन था, लगातार वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही हैं। 23 जून की तीसरे दिन की तस्वीर जिसमें फिर वीडियो जारी करके आरोप लगाया है। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसकी समीक्षा बैठक में की जा रही है, मंथन हो रहा है। हार क्यों हुई? आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर से वोट बैंक बचाने की चुनौती थी। आकाश आनंद को अब मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बीएसपी की बैठक में मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद भी मौजूद हैं इस वक्त। और बैठक में शामिल होने से पहले आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। यानी कोई बड़ी जिम्मेदारी का आगाज हो सकता है, घोषणा की जा सकती है। मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया है। तो ये तस्वीरें थोड़ी खास तस्वीरें हैं, जब मायावती ने आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया भतीजे आकाश आनंद को। आज की मीटिंग में आकाश आनंद भी मौजूद हैं। और बीएसपी की मीटिंग पर रोविंग एडिटर पंकज झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार बीएसपी की बैठक हो रही है। बीएसपी चीफ मायावती यहां पहुंची है। पिछले इस चुनाव में यानी साल 2024 के चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। और अगर देखें यूपी में पार्टी की स्थिति बहुत खराब रही। पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट से घटकर 9.5 के आसपास आ गया। और उनके सामने चुनौती अपने वोट बैंक को बचाने की है, साथ ही अपने पार्टी को एकजुट करने की। और जब यहाँ बैठक शुरू हुई जिसमें देश भर के बीएसपी के नेताओं को बुलाया गया है, तो आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं वो उनके साथ ही आए और उनको उन्होंने माथे पर आशीर्वाद देकर के एक तरीके से इस बात के संकेत दिए हैं कि आकाश आनंद की पार्टी में फिर से मुख्य धारा में वापसी होने वाली है। ये देखिए, आकाश आनंद, उनके पिता आनंद कुमार दोनों ही वहाँ बैठे हुए हैं। और आकाश आनंद, जिनको मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, मायावती के बाद सबसे बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, उनको बीच चुनाव में हटा लिया गया था। लेकिन अब फिर धीरे धीरे उनको विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है। पार्टी के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी तक देश में और खासतौर से यूपी में देखें तो मायावती दलित राजनीति की इकलौती चेहरा है और शख्सियत हैं वो कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नगीना सीट से पहली बार आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जो है चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, उसके बाद से चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी के दलित है उनका झुकाव उनकी तरफ हो रहा है। तो इससे पार्टी और मायावती कैसे निपटेंगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।